अभी ग्रुप में कम्युनिकेट नहीं हुआ? नो मैम। ओके, अभी जो टेस्ट आ रहा है आपका वो इवोल्यूशन पे आ रहा है। इवोल्यूशन ही रह गया ना अब तो, उसके वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद तो इवोल्यूशन ही था, तो अब इवोल्यूशन पे टेस्ट आएगा, है ना? ठीक है, तो हम लोग फिर इवोल्यूशन की तैयारी स्टार्ट कर दें? ठीक है, ठीक है। तो हम लोग 11th की कर रहे थे या इवोल्यूशन की? एक ही चीज रिवाइज हो सकती है, बताओ किसकी तैयारी स्टार्ट करनी है क्लास में? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। 11th कब पढ़ोगे? गुड इवनिंग लिख रहा है। 11th का भी साथ में पढ़ेंगे। एक क्लास में तो हो नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है। तो 11 का एक दिन पढ़ लेंगे खुद। चलो, जितने लोग कह रहे हैं कि हम 11th का रिवाइज करते चले वो रेज योर हैंड, क्योंकि 11th का रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। वोट कर लेते हैं, रेज योर हैंड। दैट्स इट, इतना ही 11 बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 स्टूडेंट्स आर गोइंग। और नीचे करो हाथ। और जो कह रहे हैं सिर्फ 12th ही रिवाइज करनी है, 12th ही पढ़नी है और रिवाइज भी उसी का करना है टेस्ट का, 12th वाले बोल दो। मैं कौन से किसी का नाम ले रही हूँ? जिसको लगता है 12th रिवाइज करनी है, हम क्लास के एंड में वो रिवाइज कर लेंगे। एक ही चीज रिवाइज हो सकती है, देखो 1 घंटे की क्लास है, थोड़ी बात करेंगे, लेक्चर लेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो एक ही चीज रिवाइज हो पाएगी, है ना? बीच में हमें एनसीईआरटी भी कहीं कहीं पढ़नी पड़ती है, तो एक ही कह रही है 12th बेटा, इसका मतलब 11th ही चलेगी, है ना? तो 12th का चैप्टर जो हुआ है वो साथ साथ रिवाइज करते चलो, तुम्हारे लिए फायदेमंद है ना? क्लास में क्वेश्चन तो हम लगाते ही हैं, बाकी रिवीजन आपको खुद करना पड़ेगा। सो आज कुछ एरर हो गया, मेरा ओपन कोड इज नॉट वर्किंग, तो आज हम लोग प्रेजेंटेशन सीधा प्रेजेंटेशन से ही पढ़ेंगे। तो शेयरिंग माय स्क्रीन, मुझे बताना विजिबल है या नहीं। मैम विजिबल है। विजिबल है? मैम विजिबल है। अब मेरे को बताओ, तुमको पेन दिख रहा है रेड? बस ये है कि मुझे झुक के इसे करना पड़ेगा साफ, ये थोड़ा दिक्कत होगा। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते, पेन ड्राइव पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा। अब क्लास का टाइम हो गया तो मैं किसी से पूछ नहीं सकती ना, कोई बात नहीं, आई विल मेक श्योर कल तक ये ठीक हो जाए। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजीज ऑफ इनहेंसमेंट इन, देखा आपने चैप्टर? बायोटेक्नोलॉजी नहीं है? स्ट्रेटेजीज ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है बेटा। प्रोडक्शन, यस मैम। हाँ, बायोटेक इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है? यो तो आज हम जो करेंगे वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री पे करेंगे, ओके? तो एनिमल हस्बेंड्री पे हम लोग करेंगे, और इसकी मुझे आदत नहीं है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तुमको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? मुझे बताना कौन सा कलर तुम्हें सही लग रहा है, उस वाले पे कर लेंगे, राइट? क्योंकि मुझे कम दिख रहा है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। देखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, देखा जाए तो इसमें मेन क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है जो तुमको याद करने हैं, वो एग्जाम्पल एज इट इज पूछ लेते हैं, और कुछ प्रोसेसेस है जिससे एनसीईआरटी से डायरेक्टली कोर्स आता है। तो बिकॉज मैं वो ओपन बोर्ड खुल नहीं रहा, तो आज एनसीईआरटी में तुम्हें अलग से दिखा दूंगी। सो तुमको बस वही चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, तो मैं इसको थ्योरेटिकली तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हारा बेस बने। जहां से क्वेश्चन आना है वो 2-3 जगह ही है, तो बस उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये 2 दिन का ही लेक्चर है, ज्यादा इस पर टाइम देंगे नहीं हम, ठीक है? लगेंगे, ओके? जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट देना बेटा, फिर बाहर रह गया। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रही, आवाज कैसे आएगी तुझे? है जादू है? ठीक है जी, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बस यही है, हम अंडरस्टैंड करें एनिमल हस्बेंड्री। जिसपे हम फोकस करेंगे वो रहेंगे हमारे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पे हम अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है? और एक प्रोसेस होता है MOET, जैसे ही वो आएगा हम उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि नीट का एक सीधा क्वेश्चन उससे आ रखा है, राइट? सो इसमें आपको ज्यादा किस पे रेफर करना है? आपको इस पे एनसीईआरटी पे रेफर करना है, ओके? तो एनसीईआरटी को लाइन वाइज पढ़ना है आपको, राइट? क्योंकि छोटे चैप्टर है ना, अगर आप साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, आपका जल्दी फ्री हो जाएगा, अदरवाइज ये लंबा चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन टाइम, लास्ट चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था?
Microbes in Microbe. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पे ओपन बोर्ड में इसमें शो नहीं होगा, दिख नहीं रहा है इसके अंदर। ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा था ना हमने, ठीक है। मुझे बताओ वो क्या चीज होती है जिसकी मदद से हम बुटारिक एसिड बनाते हैं? Which microbe is responsible for production of butyric acid? Raise your hand, raise your hand, था ना? क्या हो गया? हाँ बीरिया। Clostridium butalium. क्लोस्ट्रीडियम Butalium. ब्यूटेलिकम, है ना? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, शाबाश। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज योर हैंड। एस्परजिलस निगर, is it a bacteria, fungi, microbe, and none of the above? दीक्षा Fungus. क्या है ये? बैक्टीरिया, Fungus. फंगस है, और इसकी मदद से हमें क्या मिलता है? Citric acid. सिट्रिक एसिड। याद कैसे किया था तुमने? A. हाँ, कैसे याद किया था बेटा? याद कैसे तुझे? कोई निमोनिक बनाया था वैसे याद है? वैसे वैसे याद याद है है। ना? ठीक है, मेरे को याद है तो क्या दिक्कत है हमें, राइट? तो कुछ तो चलो माइक्रोब के याद है। लास्ट मुझे बता दो कि मुझे एंटीबायोटिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन ट्राई करेगा? कौन बहादुर बच्चा जो बिना देखे एंटीबायोटिक पे ट्राई करना चाहेगा, क्वेश्चन देखे बिना? एंटीबायोटिक, पायल दीक्षित, शाबाश, वेरी गुड। पायल, एंटीबायोटिक डिस्कवर किसने करी थी? मैम Alexander Fleming. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, शाबाश, वेरी गुड। और पायल, एंटीबायोटिक किसके खिलाफ यूज होती है? किसे मारने के लिए? बैक्टीरिया। वायरस के लिए यूज कर सकते हैं हम? No मैम। ओके, ठीक है। एंटीबायोटिक किस फंगस से निकाली गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम? मैम Penicillium notata. नोटेटम, शाबाश। और बेटे एंटीबायोटिक जो हमने फर्स्ट टाइम निकाली थी उसका नाम क्या था? Penicillium. पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, राइट, गुड। लास्ट क्वेश्चन है दीक्षा। अच्छा, तो दीक्षा ने हो गया, नीलम बताएगी हमें। नीलम, लास्ट क्वेश्चन है कि जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक की ट्रू पोटेंशियल, जो पेनिसिलिन निकाला था उसकी ट्रू पोटेंशियल वो दो कौन से साइंटिस्ट थे जिनकी स्टडी ने बताई थी? Jean and Floverine. जीन एंड फ्लोरे, सही बोल रही है ये? सही बोल रही है ये कि नहीं? दो, फिर किसने बताई थी बताओ? Ernest Chain and Robert. अच्छा, उसने शायद सेम बोला था, मुझे शायद गलत सुना है। चेन एंड फ्लोरे, हाँ मुझे उसकी आवाज वो धीरे आई है। चेन एंड फ्लोरे, राइट, ठीक है, तो तुम बेसिक से तुम्हें याद है, चलो ठीक है, गुड। अब आओ, देखो एनसीईआरटी में जहाँ पे ये लाइंस आएंगी विल अंडरलाइन आल्सो, ठीक है? इसको स्टार्ट करते हैं और जो मेन पॉइंट्स है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है? तो जो टॉपिक है, तो बस पीछे जाते हैं। टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्या समझते हो उससे? एनीवन? बोला आपने? ये जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब क्या है इसका? बोलो, क्या समझ आता है? कुछ तो अपनी लैंग्वेज में समझ आता होगा ना? की क्या स्ट्रेटजी है, मतलब खाना बनाने की? खाना की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं, ये होता है, ठीक है? स्ट्रेटेजीज मतलब क्या क्या तरीके हम यूज कर सकते हैं कि जो खाना बनाने का, फूड है ना हमारी पूरी दुनिया में, अब फूड में क्या क्या आता है? आप उसमें फसल भी उगाते हो, सब्जियां, उसमें दालें भी आती है, उसके अंदर एनिमल प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे जो फिश खाते हैं दैट इज ऑल्सो अ फूड, राइट? चिकन हो गया। तो जो नॉन वेज वेज हर तरीके की जो डाइट आती है, फूड है, वो ओवरऑल हम कैसे उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? हमें इंक्रीज क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। कि जो फूड की प्रोडक्शन है हमें उसे इंक्रीज क्यों करना चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से इन टेक्निक को हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसी के बारे में हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री मतलब
लाइफ स्टॉक को और लाइफ स्टॉक क्या होता है बेटा? सही बोल रही है, बोल बोल, लाइफ स्टॉक क्या होता है? मैम जैसे बफेलोज काउस वगैरह हाँ, goats। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको हम रेयर करते हैं, अपने पास रखते हैं, ठीक है, फिर हम उनको पूरा उनका ध्यान रखते हैं और उनसे हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो उनको रेयर करना, उनको प्रोटेक्ट करना और फिर उनसे प्रोडक्ट ले लेना, इस पूरे प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री का बेसिक मतलब होता है कि एनिमल्स को अपने पास रखना और उनके थ्रू एक तरह से प्रोडक्ट्स को निकालना, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, उसी का पार्ट होता है। जब मैं एनिमल बोल रही हूँ तो क्या फिशेज इसी में इंक्लूड होगी? नो मैम। नहीं होंगी। जब मैं एनिमल की बात करूँ ना, तो एनिमल किंगडम में आपको चिकन, फाउल ये सब तो आएंगे, उसके अलावा फिशेज भी आएंगी, बीज भी आएंगे। अब उनकी जो फार्मिंग होती है ना, वो टॉपिक अलग है, जैसे बी फार्मिंग, बी कीपिंग होती है, फिशरीज होती है, वो भी अलग टॉपिक आ जाता है। लेकिन ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री बड़ी टर्म है, तो उसके अंदर सारे एनिमल्स की बात होती है जिनको रेयर करते हैं हम अपने यूज के लिए, ठीक है। तो उसमें फिशेज भी सब कुछ आएगा। अब तुमको याद क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि वर्ल्ड की जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा जो लाइफ स्टॉक है ना, वो जैसे आपने बोला ना, आपके घरों में, किसी किसी के घरों में भी होगा, आपने काऊ वगैरह पाली होगी, ऐसा है? यो यो दूध की सप्लाई भी होगी, यस। सो वर्ल्ड की लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी दो कंट्रीज में है? चाइना एंड इंडिया, लगभग 70%। मतलब पूरे दुनिया का लाइफ स्टॉक में से 70% अकेला इन दोनों ने रख रखा है, ठीक है। तो मतलब इनके पास तो बहुत सारा है ना, सारे के सारे लाइफ स्टॉक भरे पड़े हैं इनके पास, तो कितना सारा बिजनेस बना सकते होंगे। लेकिन इनकी ग्लोबल यील्ड है सिर्फ 25%, मतलब 70% एनिमल इन्होंने होल्ड कर रखे हैं। लेकिन ये उससे जो प्रोडक्ट बना पाते हैं, दूध बनाना, घी बनाना या फिर मीट बनाना, वो सब सिर्फ 25% है। यानी कि इनके पास सामान बहुत ज्यादा है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं है, राइट? यो 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 तो अगर ये अपना रिजल्ट अच्छा कर ले तो काफी सारे लोगों को खाना मिल जाएगा ना। यो मैम यो मैम। इसलिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज टाइम टू टाइम डेवलप होती है ताकि इनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है। नाउ लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो। पोल्ट्री में क्या आता है? पोल्ट्री के अंदर क्या आता है? And हाँ, यस, फाउल एंड फिशरी। तो डोमेस्टिकेटेड जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको लाइफ स्टॉक कहते हैं। क्लियर है ये बात? इतनी सी बात। यो यो मैम इंपॉर्टेंट क्या था इससे? देखो, इससे अगर क्वेश्चन आएगा ना, एनिमल हस्बेंड्री से एक क्वेश्चन बनता है, वो भी एक अभी आएगा, इन ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग, उसी में से जनरली आता है। अभी शायद हम वहां तक पहुंच पाए, तो मैं तुम्हें बेसिक बता रही हूँ। तो मेन क्वेश्चन उसी से आता है। लेकिन क्योंकि नीट अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है, तो नीट वाले कर क्या सकते हैं कि कोई आपको टेक्निक दे दे, जैसे वो दे दे आपको पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, वो स्टेप मेंशन करके आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन पोल्ट्री फार्मिंग। सो क्योंकि पेपर नीट का कॉन्सेप्चुअल हो गया, इस वजह से हमें एक बार थ्योरी को देखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर में आपको इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना कॉन्सेप्चुअल पेपर नहीं आता था। ये स्टार्ट हुआ है 2022 से, ठीक है। तो पीवाईक्यू में आपको पेपर मिलेगा नहीं इसके ऊपर ज्यादा, लेकिन इससे आ सकता है, तो इसलिए हमें इसे कवर तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। यो यो अब ये जो डेयरी फार्म होता है, इसमें जो आप कह रहे थे चिकन रहते हैं, है ना, हेन रहते हैं, जो भी है, ये सब जो भी रहते हैं, मुझे बात बताओ, ये जो बर्ड्स है, इनका यूज क्या है? इनसे क्या मिल जाएगा? मैम मिल्क वगैरह। मैं चिकन बोल दिया, हाँ, सॉरी सॉरी, डेयरी फार्म बोल के मैं उधर चली गई, पोल्ट्री में चली गई। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो काऊ या बफेलो रहते हैं, उससे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? मिल्क और उसके अलावा हम क्या क्या बना सकते हैं मिल से? मैम दही वगैरह। हाँ, है ना, न्यूट्रिशियस सोर्स है। अच्छा, तो मेरे को बताओ कि अगर तुमको तुम्हारा खुद का, तुम खुद सोचो, ठीक है, उसके बाद थ्योरी आपको एनसीईआरटी में मिली जाएगी इस पे। तो तुम मुझे खुद बताओ कि तुम सबका अपना अपना एक डेयरी फार्म है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास अपना अपना डेयरी फार्म है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, तो किस किस चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी उसकी मैनेजमेंट के लिए? क्या क्या होना चाहिए वहाँ? उनके लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए उनके लिए, फिर उनके खाने के लिए होनी चाहिए। उनके पास शेल्टर होना चाहिए, इसमें उनके पास फूड होना चाहिए, और अगर तुम्हें मैनेज करना है तो क्या चाहिए? ओपन क्वेश्चन है, सब बोलो। वाटर चाहिए। फूड के अंदर हम फूड एंड वाटर इंक्लूड कर लेते हैं। और मैनेजमेंट मतलब क्या कि मैम तो उनका चेकअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोल बोल, सही बोल रही है।
आवाज थोड़ी कम आ रही है। बोल रही है कि उनका चेकअप चेकअप होना चाहिए टाइम हाँ, पर, वेरी मतलब गुड, उन्हें वेरी कोई गुड। disease यस, वगैरह नहीं है। मेडिकल केयर होनी चाहिए, शाबाश, वेरी गुड, मेडिकल केयर होनी चाहिए। और मेडिकल केयर कौन प्रोवाइड करेगा? डॉक्टर। और डॉक्टर को क्या बुलाते हैं जो एनिमल डॉक्टर होता है, या फिर वेटनरी वेटनरी डॉक्टर। डॉक्टर, है ना? मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर, राइट। तो जो आप नीट का पेपर देते हो ना, उसी के बेस पे वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई थोड़ा अलग से करना पड़ता है, बट आपको इस पे भी सीट मिलती है। गुड, मेडिकल केयर होनी चाहिए। और मैम उसको अलग से न्यूट्रिशन देना चाहिए, मतलब कि फूड के अलावा अलग न्यूट्रिशन जो होते हैं काऊ के लिए। अच्छा, फूड को मैं न्यूट्रिशियस कह दूं? यो 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 मैम। ठीक है, ठीक है। और कुछ? और चलो ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, देख लेते हैं। हाँ, बोल बोल बोल। मैम मैम वो डर्ट नहीं होनी चाहिए मैम, फ्री फ्रॉम डर्ट होनी चाहिए। क्लीननेस होनी चाहिए, यो यो शाबाश, क्लीननेस होनी चाहिए, राइट। चलो देखते हैं अब। तुमने खुद ही बता दिया। सबसे पहले अगर आप चाहते हो ना कि आपके पास एक डेयरी फार्म हो, तो आपके पास अच्छी ब्रीड होनी चाहिए। ब्रीड का क्या मतलब है? टाइप्स, किसकी टाइप्स बेटा, पूरा बता। इन एनिमल्स के टाइप्स। एनिमल बायोलॉजी में अगर बताऊं तो एक ही स्पीशी की होनी चाहिए, नो मैम, अलग स्पीशीज, अलग अलग किसके स्पीशी की होनी चाहिए। बेटा हम कोशिश तो यही करते हैं कि ब्रीड जो हो वो एक ही स्पीशीज की हो, अलग अलग स्पीशीज के भी हो सकते हैं। तो जब हम सिलेक्शन ऑफ ब्रीड कहते हैं, उसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज। अगर मैं इसको और भी सिंपल कर दूं, देखो हमें सिंपल करके तो पढ़ना है ना, इसको मैं और सिंपल कर दूं तो डॉग से डिफरेंट ब्रीड्स देखी है आपने? यो एक दो बता दो, जैसे कि आपने वो तो देखा ही होगा, लेब्राडोर, तो मैम और मे बी जर्मन शेफर्ड, चीचुआ भी होता है, चीचुआ करके भी एक होता है गैस। जर्मन शेफर्ड हो गया। सारे डॉग है ना, राइट? सारे डॉग है। कुछ इसमें से इंटरब्रीड कर भी सकते हैं, जर्नली नहीं करते एक ब्रीड का दूसरे ब्रीड के साथ। तो हमें करना क्या होता है, जब भी मैं किसी ब्रीड की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं काऊ की बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ काऊ है। ठीक है, आपको सबके नाम याद नहीं करने, जिसका एग्जाम्पल आएगा पीवाईक्यू के साथ हमें उसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बुक से ना इस वाले टॉपिक में मत पढ़ना, वहां पे बहुत सारे नाम होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पीवाईक्यू से ही हम उठाएंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ ए गुड ब्रीड का मतलब होता है आप ऐसी काऊ सिलेक्ट करो। अब काऊ से आपको चाहिए क्या? मिल्क मिल्क। तो उसकी यील्ड अच्छी हो। यील्ड का मतलब है काऊ के केस में क्या होगा, लाइक मिल्क प्रोडक्शन, है ना? और दूसरी चीज आप चाहते हो कि जो आपके पास काऊ हो उसको बीमारियां हो? नो ना, तो इट शुड बी डिजीज फ्री। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके फार्म की, आपके डेयरी फार्म है, सबसे पहले आपको उसमें जानवर चाहिए अपने डेयरी फार्म के। तो सबसे पहले वो जो जानवर है उन सबकी ब्रीड अच्छी हो, काओ, बफेलो, बुल जो भी है उसकी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। और ब्रीड कैसे अच्छी पता चलेगी? एक तो जो प्रोडक्ट चाहिए उससे वो अच्छा बनना चाहिए, अगर मिल्क चाहिए तो अच्छे से मिल्क देती हो, और दूसरा उसको डिजीज ना हो, राइट। सेकेंड पॉइंट आप ही का है जो आपने मुझे बताया था, हाउसिंग, कि अच्छी जगह से आप उनकी हाउसिंग करोगे ना, उनको एक शेल्टर होना चाहिए, ऐसा ना हो ना बारिश में वो बाहर बीमार हो रही है। तीसरा पॉइंट आपका फीड, आप उनको अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छा खाना खिलाओगे तभी तो दूध बनेगा ना अच्छी क्वालिटी का। फिर लास्ट पॉइंट था क्लीननेस, आपने बताया था कि वहां पे सफाई होनी चाहिए। सफाई इसलिए होनी चाहिए ताकि बीमारियां ना हो पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर विजिट होनी चाहिए वेटनरी डॉक्टर की। तो नीट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो बड़ी बेसिक बात है ना। अगर नीट क्वेश्चन पूछता है कॉन्सेप्चुअल में, क्वेश्चन ईजी होगा, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई एक पॉइंट अलग कर देगा। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना और इमेजिन करना कि डेयरी फार्म पे क्वेश्चन आया ना कि अगर आपका डेयरी है तो किसके साथ सही आंसर जाएगा। ठीक है, समझ आया? यो मैम तो इजी था, है ना? अब देखो बीच बीच में, क्योंकि इसमें बहुत सारा याद करने का, तो बीच बीच में मैं आपको डिजीज डालती रहूंगी और चार्ट्स लेती आऊंगी, और बीच बीच में हम उसको याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम कैटल को दो डिजीजेस बना रही हूँ, अपने दिमाग में काऊ को रखना। ठीक है, एक मैं दिखाऊंगी, एक की पिक्चर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत डरावनी थी। तो एक वायरल डिजीज है जिसका नाम है रेंडर पेस्ट, राइट। तो रेंडर पेस्ट से क्या होता है, काऊ को
बहुत सारी एक फ्लू जैसी कंडीशन होती है। तो जब आपको फ्लू होता है तो क्या होता है, जब आपको कोल्ड होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? हेडेक, फीवर होता है। हेडेक होता है, फीवर होता है। और देखने में मेरे को कैसे पता चलेगा तुझे कोल्ड है? क्या देखने में मुझे मिलेगा? मैम नोज मुंह में रेडनेस हो जाएगी, स्पूट ऐसे म्यूकस बहने लग जाएगा, है ना? आंखों में दर्द होने लग जाएगा, आंखों से भी पानी निकलने लग जाएगा, थोड़ा बहुत फीवर आपको रहेगा। और किसी किसी केस में अगर आप हैवी खा लो तो डायरिया वगैरह की कंडीशन भी आ जाती है ना? वो सीवियर केस होता है, राइट? तो रेंडर पेस्ट आपको वैसे ही रखना है, फ्लू जैसी कंडीशन है। सो दिस काउ इज सफरिंग फ्रॉम रेंडर पेस्ट। जैसे आप देखो इसको फीवर है और थोड़ी इनको डिहाइड्रेशन है, तो फ्लू में कहते हैं ना पानी पीते रहो, तो वैसी ही कंडीशन है। आईज और नोज से इनके भी डिस्चार्ज दिखाया है, ठीक है? सोर थ्रोट है इनको, इसके अलावा डायरिया हो रखा है, राइट? तो आपको ये आएगा नहीं, अगर आएगा तो वो आपसे ज्यादा से ज्यादा नाम पूछ के ये पूछ लेंगे बैक्टीरियल है या फंगस, क्योंकि देखो रेंडर पेस्ट पढ़ के वायरल है पता नहीं चलता ना। तो इसको याद रखना, रेंडर पेस्ट आपने वायरस के साथ पढ़ा था, पिक्चर से याद रह जाएगा। इसलिए मैंने आपको सिम्टम बताया, सिम्टम पूछेगा कोई नहीं पर याद करने में मदद करेगा, क्योंकि हम वायरल से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल डिजीज है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज फ्रॉम बैसिलस एंथ्रेक्सिस। देखो बैसिलस वर्ड आ गया तो ये तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, हमें शेप से पता चल गया है ना? यो बैक्टीरिया की 4 शेप होती थी, कौन कौन सी थी? कोकस रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। नहीं नहीं, रेज योर हैंड। विशाल। मैम कोकस, पिवरियो और बेसिलस और एक जो इसने छोड़ा नहीं था, कौन सा छोड़ा है? स्पाइरल। स्पिरुलम कहते हैं उसको। यस, ठीक है। बैसिलस एरिथ्रोजेनेसिस, सॉरी, बैसिलस एंथ्रेसिस इज आल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज जो कॉज करता है एंथ्रेक्स। और जो एंथ्रेक्स होता है उसमें थोड़े थोड़े स्पॉट बन जाते हैं बॉडी में, ठीक है? तो बस नाम बैक्टीरियल कौन सा, वायरल कौन सा। अब अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में कौन रहता है? हाँ, तो हम उसमें लेते हैं चिकन, है ना? रूस्टर हम मेल को बोलते हैं, फीमेल को बोलते हैं, तो चिकन रहता है। उसी के अंदर जो एनसीईआरटी मेंशन करते हैं, जब आप लाइन पढ़ोगे ना फर्स्ट पेज पे, इस चैप्टर की लास्ट पैराग्राफ है, तो वहां पे बहुत अच्छे से मेंशन है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन था कि जो डोमेस्टिकेटेड फाउल होते हैं, देखो पोल्ट्री फार्म में वो रहते हैं, वो वाले फाउल्स जिनको आप अपने घर में रख सकते हो, उनको पालते हो। डोमेस्टिकेशन मतलब पालना। तो इसमें चिकन आता है, सबको पता है। इसमें डक भी आता है, ठीक है? इसमें गीज भी आता है और टर्की भी आता है। तो एनसीईआरटी ने ये लाइन 2 करके लिखी है, तो इसको लिख लो ऐसी चार्ट बना के, भूल मत जाना। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन था उसमें से एक को हटाया हुआ था इन्होंने कि विच वन हैज बीन एडेड इनटू पोल्ट्री फार्म। तो मतलब उन्होंने मेंशन करा था आई थिंक चिकन, डक, टर्की, और चौथा उन्होंने पूछा था, पीकॉक लिख दिया था, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा था, पर गीज था आंसर। तो इसको ऐसे लिख लो कि ये सब आप कंसीडर करोगे, क्योंकि हम इंडिया में जर्नलिस्ट अपने आसपास चिकन देखते हैं, डक हम कम देखते हैं, लेकिन डक, टर्की और गीज भी होते हैं। ओके, पोल्ट्री फार्म से क्या मिलेगा? मानो अब तुम सबका पोल्ट्री फार्म है, तो अगर तुम लोगों का पोल्ट्री फार्म है तो उससे क्या प्रोडक्ट मिलता होगा? एग, जैसे एग्स होते हैं और मिल्क। मीट। हाँ, मीट मिलता है, राइट, शाबाश, लिख लिया। अब देखो बड़े इजी बात है, ध्यान से सुनना। जो तुमने यूज करा था डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, सेम चीजें तुम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी यूज करोगे। जैसे कि अच्छी यील्ड ढूंढो, ब्रीड ऐसी ढूंढो जिसमें एग न्यूट्रिशियस बन रहे हैं, ठीक है? और ये ऐसे वाले जो भी फॉर एग्जांपल चिकन है तो वो डिजीज फ्री है। अच्छे हाउसिंग में रखो, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, उनको साफ सुथरा रखो और वेटनरी की विजिट रखो। तो जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के प्रोसेस थे, सेम स्टेप यहाँ पर भी आएंगे। क्लियर? यो तो ये तो इजी हो गया है ना, इसमें ज्यादा अपने को दिक्कत नहीं, राइट? चलो आगे चलते हैं। नाउ मीट और एग की वैरायटी। तो अब एनसीईआरटी खोलो और मुझे बताओ, वहां पे एक चिकन बना होगा जिसके आगे लिखा होगा एसील, मिला? नहीं, लेगहॉर्न है, सॉरी, लेगहॉर्न है, मिला? पेज नंबर पेज नंबर 167 है ना? सो दैट इज अ वैरायटी ऑफ चिकन, लेगहॉर्न, जिसको यूज किया जाता है खाने के लिए। और जो फाइटिंग है, एक बार बहुत पुराना पीवाईक्यू है, अब नहीं आना चाहिए, बट बहुत पहले पूछा गया है कि जो फाइटिंग के लिए हम चिकन यूज करते हैं, आपने देखा मुर्गों की फाइट होती है, उनको अभी वो एनिमल अब्यूज होता है, क्योंकि क्या करते हैं उसको
हॉर्मोन्स भी दे देते हैं, प्लस उनको अल्कोहल भी कंज्यूम करवा देते हैं ताकि वो आपस में लड़े। तो ये जो फाइट होती है ना, इसके लिए जो चिकन यूज होता है दैट इज असील, ASEEL। तो ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसकी मसल्स वगैरह स्ट्रांग होते हैं, जल्दी अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, इंडियन फाइटिंग ब्रीड। यो मैम। चलो अब आते हैं जिस पार्ट से क्वेश्चन आता है, इस पार्ट से आते हैं ज्यादा क्वेश्चन। इसका दूसरे का बोल बेटा। क्या नाम था मैम इसका? लेगहॉर्न एंड असील, ASEEL। ठीक है, यो मैम। एक्चुअली मेरे को इसकी आदत नहीं है ना, मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ये नीचे से करना। पता नहीं क्या वो ओपन ओपन ही नहीं हुआ, ओपन बोर्ड। सोचो जिसका नाम ओपन बोर्ड है वही ओपन नहीं हो रहा है। अरे तुमने पूछा नहीं, मैं बुक्स लेने गई थी, किसी ने पूछा नहीं, मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें। मैम आपने बताया ही नहीं। तुमने पूछा मुझसे, मैं पागल हूँ मैं खुद से बताने लग जाऊं? मतलब मैं अभी खुद से बता रही हूँ, बट दैट डजंट मीन मैं पागल हूँ। तो मैम हमें क्या पता आप कहाँ गए थे? तुमने पूछा, ऐसे तो तुम बहुत पूछते हो। आज क्या खा के आए हो? कोई नहीं मैम, अब आप बता दो आप कहाँ गए थे। मैं एक्चुअली बुक फेयर पे ही जाना था मुझे, जैसे कि तुम लोगों ने मुझे नॉवल सजेस्ट की थी, पर मेरे को डेट देखने में गड़बड़ी होगी, वो 11 अगस्त से है। बुक फेयर था नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं 2 घंटे तक यहीं रही पहले इस दुख को मनाने के लिए, फिर मुझे रियलाइज हुआ ऐसे तो संडे खराब हो जाएगा। फिर मैं एक मंदिर गई, बिरला मंदिर, यहाँ पे बहुत फेमस है। तो वो पिक्चर जैसा मंदिर लगता है मुझे दूर से ना। तो मैं वहां पे एक बार प्लेनेटेरियम गई थी, जू मतलब बहुत बड़ा साइंस का म्यूजियम है और प्लेनेटेरियम है, उसके साथ ही बिरला मंदिर था, पर मैं जा नहीं पाई थी। तो मैं फिर कल वहां गई थी घूमने। अच्छा था, उसके ऊपर से पूरा पूरा हैदराबाद दिख रहा था, वो इतना हाइट पे था, वो बहुत सुंदर था, अच्छी जगह थी। यहाँ गई मैं, फिर मैं वहीं से घूम के आ गई। दुख हुआ मुझे, पर फिर मजा आया मुझे। ये तुम लोगों ने डायमंड्स देखे हैं, रूबीज? नहीं, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास रूबीज होता तो मैं यहाँ थोड़ी पढ़ा रही होती। यो मैम। मैं साइंस म्यूजियम गए थे, यहाँ पे बिरला साइंस म्यूजियम है। तो वहां पे ना बिल्कुल नीचे जाके एक छोटा सा रूम है, जहाँ पर उन्होंने ना सब कुछ बंद करके रखा है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है भाई वहां पे, उन्होंने कुछ नहीं लेके जाने दिया हमें। और वहां पे उन्होंने क्या रखा है, अकबर के जमाने के पर्दे पड़े थे वहां। तो अकबर के जमाने का एक पर्दा है जो उन्होंने बहुत बड़ा सा रखा है, मतलब मेरे पूरे बेड जितना होगा ये, इतना बड़ा पर्दा था। और उनके जो कर्टन होते थे उसके ऊपर उन्होंने डायमंड्स लगा रखे थे। तो अकबर ने अपने कर्टन्स के ऊपर भी डायमंड लगा रखे थे। तो वो एक पूरा डिस्प्ले है, तो वो सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, एक लाइट छोड़ते हैं, क्योंकि डायमंड के अंदर लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट बैक करती है ना, तभी आपको डायमंड चमकता हुआ दिखता है। तो वहां पे मैंने बहुत तरीके के डायमंड देखे, मुझे याद तो नहीं है कौन कौन से नाम बोले थे उन्होंने, लेकिन बहुत सारे डायमंड देखे मैंने वहाँ, उनके कर्टन के ऊपर। देख रहे हो तुम? मैम आपको एक बात बताऊं? हाँ क्या? मैम स्कूल में जैसे मैम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो यस मैम बोलना होता है ना, तो ऐसी आदत हो गई है कि यो मैम ही ऐसे निकलता है मुंह से। एक दिन मैम को लिखा हुआ हरी सिंह की याद आ रही है, मैं क्या नहीं मैम आदत हो गई है। मैम हुआ एक बार। मैं मेरे साथ भी हुआ था मैम ऐसा। सेम ऐसे होता है। तुम्हारे साथ भी हुआ? सबके साथ हुआ है? ये एक बार मैम यो एग्जाम मैम दीजिएगा यो ये यो मैम खुशबू मैम ने कॉल वो किया था, बेचारी कुछ उनसे बोल रही भी है, ऐसे ही बोलने दो बोला उसे। मैंने। हाँ बोलो क्या। मैम ने एक बार खुशबू मैम ने कॉल किया तो उनके साथ भी मैं बात कर रही थी, यो ही निकल रहा था मुंह से। मम्मी किसी से गई, खाना खा लिया, यो मम्मी। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो बहुत बढ़िया। मेरे साथ ऐसा होता है, अब मैं यो बेटा यो कहती, सॉरी, हाँ बेटा बोलो, मैं ऐसे बोल देती हूँ, हाँ बेटा बोलो। अब सोचो मैं अपनी मम्मी को बोलूँ हाँ बेटा बोलो, मम्मी ये चुप कर। क्या बेटा बोलो। तो मैम मेरे आपने साथ हमें ऐसा गलत आदत लगा दी है, अब ऐसे ही है। बोलते हैं सर को। मेरे को भी आदत लगा दी तुमने बेटा बोलने की। अब मैं बाहर जाती हूँ अपना बैग लेके, बेटा टीचर थोड़ी लगती हूँ मैं, तो मैं किसी को ऐसे बेटा बोल देती हूँ तो मुझे ऑफेंडिव ऐसे दिखते कि ये क्या बनने की कोशिश कर रही है। मैं टीचर हूँ यार। तो मेरे साथ भी होता है, मेरे पास ब्लैक कलर का बैग है, मैं वो टांग के जाती हूँ ना, तो फिर मेरे को कुछ टीचर के उससे देखता नहीं है, जनरली स्टूडेंट समझ लेते हैं। फिर मैं उनको बोल देती हूँ बेटा हटना। तो सोचो कैसा लगता होगा सुनने में कि हाँ एक्सक्यूज मी। चलो, एनीवेज। हाँ लेकिन ऐसे वैसे अजीब भी लगता है, एक दिन एक बच्चे ने मेरे को आंटी बोला, मैं ऑफेंड होने की जगह मैं थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हो गई, मैं कहा सब ठीक है, ये गब्बू आंटी तो नहीं लग रही यार, मैं झूठ बोल रहा है। मेरे को लगता है मुझे टीज करने की कोशिश कर रहा था।
चलो ऑफ द टॉपिक क्यों चले जाते हो, वापस आओ। अरे देखो फिर कॉल आ रहा है मुझे। आज काउंसलिंग का फर्स्ट डे है, तो आज एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए गई होगी गुड़िया हमारी, और नर्सिंग की भी काउंसलिंग चल रही है, बहुत बिजी दिन था। चलो जी, तो अब एनिमल ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं हम। ब्रीडिंग का मतलब क्या है सीधी सरल भाषा में? मीटिंग। यस, रिप्रोडक्शन और मेटिंग। पता है ब्रीडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आर्टिफिशियली कर रहे हैं, हम करा रहे हैं। ये जो वर्ड है ना, देखो अगर मैं बोलूं एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, तो मैं उसको स्पीशी क्यों नहीं कह रही, एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं ब्रीड क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम अपनी स्टडी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए उनको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वर्ड ब्रीड या ब्रीडिंग यूज करते हैं। ये हम यूज करते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री के केस में, ठीक है। सो ब्रीडिंग के अंदर आपको पढ़ना है, एक होता है इनब्रीडिंग और एक होता है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग के कुछ टाइप है, आउटक्रॉस, क्रॉस ब्रीड एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। नीट में क्वेश्चन इससे सबसे ज्यादा आता है, तो मैं आपको समझाऊंगी कि दो ब्रीड्स को मेट किया जा सकता है और डिफरेंट ब्रीड्स बनती है। देखो एक डॉग है ना, डॉग की कितनी सारी वैरायटी आ गई ना, कितनी सारी ब्रीड्स आ गई, आई कैसे, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। और एक क्रॉस तो आपको पता भी होगा, आप लोगों ने मेंडल का करा ही होगा, क्रॉसिंग याद है? मेंडल प्योर लाइन कैसे बनाते थे? चलो छोड़ो, हाथ खड़ा करके इतना बता दो, प्योर लाइन याद है किसी को? होता क्या है? आज हम मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस ब्रीड तक कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक डिफिकल्ट है। अगर तुम्हें समझ आएगा तो जल्दी कर लेंगे, लेकिन मुझे बस इतना बता दो प्योर लाइन क्या होता है। एक बार मेरा फोन बहुत गर्म। ओके, मैं यह मीटिंग यहाँ से एग्जिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोन बहुत ज्यादा गर्म हो गया अजीब तरीके से। बस सेकेंड। ओके, सबका ज्वाइन हो गया ना? ये बच्ची बाहर कैसे रह गई? हाँ जी, बताइए प्योर लाइन क्या होता है? मैं हाथ नहीं देख पाऊंगी। मैम सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक ही से बार बार हम क्रॉस कराते रहते हैं एक ही टाइप के पेरेंट्स से, ऐसा क्यों? प्योर लाइन का मतलब क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन से प्योर लाइन जनरेट होती है, मतलब क्या है इसका? मैम जैसे अगर पेरेंट टॉल है तो आगे वाली जनरेशन भी सारी टॉल ही होंगी। हाँ, जिसका मतलब है प्योर लाइन का मतलब है जो आपको जीनोटाइप है ना, वो कैसा हो जाए? होमोजाइगस। Homozygous. हाँ, होमोजाइगस का मतलब Same. सेम। यानी अगर मैं कह रही हूँ कैपिटल टी है, टॉल है, तो कैपिटल टी ही होना चाहिए, मम्मी से भी कैपिटल टी, पापा से भी कैपिटल टी। मैं कह रही हूँ स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी होना चाहिए, दोनों का डॉट डॉट होना चाहिए। तो होमोजाइगस कंडीशन जब आपको करनी होती है किसी के अंदर, आप उसकी बार बार सेल्फिंग कराते हो और उससे प्योर लाइन बनती है। तो प्योर लाइन के बाद मतलब है उसके पास प्योर फीचर है, ठीक है। अगर मैं टॉल हूं तो मेरे को मम्मी से भी टॉल वाला जीन मिला है और पापा से भी टॉल वाला जीन मिला है, तो मैं प्योर लाइन बन गई, समझ आया? Yo. अपेरेंटली मुझे तो नहीं मिला है, लेकिन चलो प्योर लाइन होती तो यही है। तो हम समझते हैं इन ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग में आगे चलते हैं। अच्छा, इन ब्रीडिंग से पहले मुझे तुम्हें एक प्रोसेस बताना पड़ेगा, मॉट। अब मैं क्या कह रही हूँ, हम अपनी डिजायरेबल तरीके से किसी ब्रीड को जन्म देते हैं। तो आपको याद है जब हमने पीछे करी थी पोल्ट्री फार्मिंग या Yo, ma'am. डेयरी फार्मिंग, तो डेयरी फार्मिंग के अंदर मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बोला था कि क्या होना चाहिए हमारे पास? सिलेक्टेड ब्रीड, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। हाँ, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। तो ये गुड ब्रीड बनेगी कैसे? ये जो गुड ब्रीड बनेगी वो बनेगी MOET टेक्निक से। तो देखो, या तो मेरे को मान लो मैं अभी हैदराबाद में हूँ, तो मुझे अच्छी सी बुल और काव का कॉम्बिनेशन मिल गया, मुझे ऐसी काव मिल गई जो बहुत ज्यादा दूध देती है, और मुझे ऐसा बुल मिल गया जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इन दोनों के बच्चे तो अच्छे खासे स्ट्रांग भी होंगे, और अच्छा अगर फीमेल हुए तो दूध भी देते होंगे, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मान लो मुझे ऐसा नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगी? मैं ऐसी ब्रीड बना लूंगी। तो मैं ऐसी ब्रीड बनाऊंगी कैसे? with the help of a technique known as MOET. MOET stand for Multiple ovulation embryo transfer technique. हाँ, स्कूल में हो गया तेरे? यस मैम करवा रही हैं। अच्छा, ये चल रहा है, जो बहुत बढ़िया। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है। मैम ओके, मैंने फिर से उल्टे लिख दिए।
कर लेना तुम, ठीक है। सबसे पहले नीट में फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई किसी चीज की फुल फॉर्म आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में भूल जाती है, राइट। मल्टीपल ओव्यूलेशन का से क्या लगता है क्या होता होगा इसमें? ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज, रिलीज ऑफ एग, कहाँ से? ओवरी से होता है, ग्राफिन, ओवरी से होता है। और हम हर बार हम कहते हैं ना कि एक ओवरी से एक अंडा लिखता है, यहाँ पर क्या लिखा है? मल्टीपल ना। तो बहुत सारे एग्स ओवरी से निकलेंगे और उसके बाद उनकी स्पर्म के साथ फ्यूजन से जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को क्या कर देंगे हम? ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, राइट। तो इस टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ एनसीईआरटी में कौन से पेज पे लिखा है? मैंने एक्चुअली निकाल रखा था, एंशो करूं? मैम 168। लेट मी ओपन द एनसीईआरटी एज वेल। एक पेन टैब नहीं चला और आज कितना खराब हो गया। देखो ये रही टेक्निक, दिख रहा है आपको? यो तो इससे पहले हम समझे इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग, पहले हम समझ रहे थे अच्छी ब्रीड बनती है, फिर उसकी डिफरेंट टाइप समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोसेस, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। या टेक्निक या टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं पर टेक्नोलॉजी करेंगे, टेक्निक नहीं लिखेंगे। इस प्रोग्राम में होता क्या है, इस प्रोग्राम में जहां जहां पे मैं तुम्हें पॉइंट्स बताऊंगी ध्यान से सुनना, उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम में से कोई, आई विल गिव यू 1 मिनट, और तुम में से कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि आपको कहाँ पे कौन से पॉइंट अंडरलाइन करने थे, ठीक है। तो विल लर्न कि कैसे एनसीईआरटी में नोट्स अंडरलाइन करने हैं, डील? ध्यान से सुनोगे? स्टार्ट करूं? ठीक है। तो देखो पहले एक फीमेल ले लो दैट इज सुपीरियर, तो मैं ले लेती हूँ सबसे पहले सुपीरियर काउ, ठीक है। तो मैंने ली सुपीरियर काउ। अब मैं ये जो ऊपर की है ना एनोटेशन, इसे मिटा रही हूँ। सबने लिख लिया इसे, ये जो लिखा मैंने? अच्छा ये फिक्स हो गया, इसमें अब नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं, चलो। तो मैंने एक सुपीरियर काउ ली। सुपीरियर काउ का मतलब क्या, उसमें क्या फीचर होगा? दो खास फीचर बताओ, मैं उसे सुपीरियर काउ कह रही हूँ, क्या करता है वो, करती है वो? ज्यादा देगी। हाई मिल्क प्रोडक्शन, और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए उसमें? डिजीज फ्री होनी चाहिए, तब बोलूंगी मैं उसे अच्छी काऊ, है ना। तो मैंने सुपीरियर काऊ ले ली और सुपीरियर काऊ को मैंने ट्रीट कर दिया बहुत सारे हार्मोन से। तो अगर मैं चाहती हूँ कि उसके फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाए और एग बनाने लग जाए, तो मैं कौन सा हार्मोन दूं? FSH। हाँ, स्टैंड्स फॉर फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो मैंने उसको एफएसएच दिया, यस मैंने उसको एफएसएच दिया, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत बार किया हमने ये। तो अभी काउ में क्या हो जाएगी? मल्टीपल ओव्यूल बन जाएंगे, है ना, ओव्यूल फॉर्म्स, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन इंपॉर्टेंट है ये टर्म। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे हमने इंड्यूस कर दिए ओव्यूल की फॉर्मेशन, ठीक है, ओवम की फॉर्मेशन, एग की फॉर्मेशन। मैं सिंपल लिख देती हूँ, ठीक है जी, बन गए। अब इसको तो मैंने हार्मोन ट्रीटमेंट में रखा है, तो मैं इसके साथ और कुछ नहीं करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। तो दिस इज सेकंड स्टेप था, अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। हम थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे? एक सेकेंड, ये दिख रहा है तुम्हें? मुझे नहीं दिख रहा। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? मैम 3 के बाद नंबर क्या लिखा है मुझे दिख रहा। नहीं दिख रहा? मैम अब दिख रहा है। मैम अब दिख रहा है, आपने जरा सा किया। दिख रहा? मैम ये सिलेक्ट नहीं हो रहा यार, क्या हो रहा है ये? क्या प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में आज? एक मिनट रुकिए यार। रुको, मैं से ना क्रॉस करके एक कोशिश करती हूँ। पार्ट कर दे। ये पिक कर लिया इसने। अरे इससे करती हूँ मैं, एक सेकंड रुकना, लेट मी रीट्राई दिस। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ आज? बेटे वेट, जाना नहीं हुई,
आगे यो जा यो यो मैम। दिख जाओगे। दिख रही है स्क्रीन अभी? नो मैम। नो मैम। पाप लगेगा इसको। लेट मी लेट्स डी दिस वन। हंस रही है हैं? इसके मजे हो गए। ए इसी में बिजी हो जाए, 5-10 मिनट गए हमारे। नो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं दोबारा से। आई होप हो जाना चाहिए। अब तो पिक कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन नो नो मैम। मैम। यो नो यो मैम। यो मैम। यो मैम। यो मैम। अगर मैं इसको वैसे हिंदी में बोलूँ तो कैसा लग रहा है? मौत। यो मैम। मौत जैसे ही अच्छी टेक्निक नहीं। ओ कहाँ गई गाय? कहाँ है हमारी? मैम आपको पता है आप किसकी तरह दिखते हो? इसकी तरह? मैम जो सिंगर नहीं है मिस पूजा, डिटो उसकी तरह। यार ये इस बच्चे ने पहले भी बोला है। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने आज ही बोला। नहीं, मैंने पहले भी किसी ने मुझे बोला। क्या नाम है तुम्हारा? पायल। पायल को याद दिलाना, ब्लॉक करना है। यो मैम। अच्छे गाने गाती है। किसकी बात कर रहे हो? किसके जैसे? मिस पूजा सिंगर अच्छे है गाने वो। गाती है? अच्छे गाने गाती है? यस मैम। बस बढ़िया है फिर। गाना मत गवा दियो मुझे। तरह दिखते हो। मैं ऐसा सोच रही थी कल परसों भी कि हमारी मैम वैसी दिखती है। ओ बैठ के कभी बायस होती लिया कर। मेरे ट्विंस ढूंढना बंद करो। मिस पूजा, अरे वाह बहुत बढ़िया। पर मैं तो मिस साक्षी हूँ। देखो सुपीरियर कौ ली थी हमने, गाय बना लेते हैं लगे हाथ। क्या लगता है मुझे बनाने दिए? यो मैम। यो ये हमारी काऊ है। यार मैं तो ये भूल गई, कान कैसे होते हैं गाय के? ये हमारी काऊ मैम है। ये तो खरगोश लग रहा है। बेटा तेरा खरगोश भी खराब है। शट अप। इसको हमने कौन सा हार्मोन दिया? FSH। पहला नीट का क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है? यो मैम। हंसी मजाक में क्वेश्चन लगाते चले जाना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे फॉलिकल दिए तो हमने इसके बहुत सारे जनरेट हो गए। क्या बहुत सारे बन गए इसके अंदर? मल्टीपल ओव्यूल्स, है ना? मेंडल लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। इसी को हम क्या बोलते हैं प्रोसेस को? सुपर ओव्यूलेशन। ये अच्छा है। मजे कर लेते हो लेकिन तुम पढ़ लेते हो, फिर अच्छा लगता है मेरे को, है ना? पकाते नहीं हो मुझे। शाबाश। आइए फिर उसके बाद मल्टीपल एग बन गया। अब इसके बाद बहुत सारे एग है, ठीक है? 6 to 8 एग है लगभग। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सीमेंट डाल देंगे, ठीक है? तो हम इसके साथ करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल मतलब क्योंकि हमने करवाई है ना, हमने जबरदस्ती कराया, उसने तो कुछ नहीं किया। तो आर्टिफिशियली हम इंसेमिनेट कर देंगे। इंसेमिनेशन आपको याद है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि फीमेल का मेल का सीमेन फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब हम करते हैं, हम नॉन सर्जिकली करते हैं, ठीक है? तो फीमेल का जो बैक पार्ट होता है, यहाँ से हैंड डाल के डॉक्टर इसको आगे डिलीवर कर देंगे, ठीक है? उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है कि कैसे करते हैं। जब आप वेटनरी डॉक्टर बनोगे आप में से कुछ, तो उन्हें पता भी चलेगा, ठीक है? तो ये है नॉन सर्जिकल। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करते इसलिए शायद कभी कभार भलेखा लग जाता है। तो नॉन सर्जिकली हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? सीमन। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप। इसके बाद क्या बनेंगे? मल्टीपल एम्ब्रियो बन गए। यो मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाएंगे ना। अब क्या करेंगे? मल्टीपल एम्ब्रियोज को रिमूव किया जाता है, ठीक है? देखो एक ही काऊ के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं तो हर किसी को कम न्यूट्रिशन बनता है। अब ये जो गाय है ना, इसको मैंने हार्मोन ट्रीटमेंट में रखा है। मैं बार बार इसको यूज करूंगी एग प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए मैं इस टेक्निक को प्यार से मौत बुलाती हूँ। क्योंकि गाय के लिए तो ये मौत जैसा ही है कि बार बार हम एग उससे प्रोड्यूस कराई जा रहे हैं, लेकिन कभी भी वो माँ नहीं बन रही है, विच इज डिस्टर्बिंग ना। उसको हार्मोनली तो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो है तो बहुत ब्रूटल तरीका ना कि हार्मोनली हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये यूज किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीपल एम्ब्रियो बन गए। अब एम्ब्रियो को हम क्या कर लेंगे? जब एम्ब्रियो बना था तो उसके साथ क्या किया है अकॉर्डिंग टू द हेडिंग जो नाम है इसका? मैम ट्रांसफर किया है। हाँ, इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो मोस्टली एनिमल्स में ना उनके बैक के थ्रू ही सारा काम होता है, उनका फीवर चेक करना, छोटी टेक्निक्स करना। तो उसको हैंड अंदर डाल के उसको रिमूव कर लिया जाता है। टेस्ट ट्यूब समेत हैंड अंदर डाल लेते हो, तो इट्स ए पेनफुल प्रोसेस। तो रिमूव कर लो एम्ब्रियो। अब क्या कर दो?
इम्प्लांट कर दो किसमें, इम्प्लांट इन कौन सी मदर, सैरोगेट मदर। सैटरडे को हमने क्वेश्चन करा था ना सैरोगेट मदर पे, वो किसी और पे भी रख दिया है, देखो वैसे ही हो रहा है ना, यहाँ पे हम सैरोगेट मदर पे डालेंगे, ठीक है। सैरोगेट मदर के अंदर डालोगे, क्वेश्चन आता है कि जब आपने एम्ब्रियो निकाला वो कौन सी सेल स्टेज पे था, दैट इज अ क्वेश्चन ना। एम्ब्रियो तो बहुत सारी सेल स्टेज पे होते हैं, तो यहाँ पे कौन से सेल स्टेज पे होगा। मैम 8 to हाँ 6 और more. मैम अच्छा ये बता दो, ये बोला तुक्का कैसे मार रहे हो, ये बता दो मुझे, मेरे को ये जानना है, तुक्का कैसे मारा तुमने, आपने ही सोर्स बोला, क्या है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का है आपने ही बोला था थोड़ी देर पहले क्या, 6 से ज्यादा सेल्स होंगे तो फिर मैंने बोला था ऐसा। हाँ अच्छा यो मैम 6 से ज्यादा सेल नहीं होंगे एक्चुअली, मैंने यहाँ बोला था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कि 6 to 8 एग्स बनेंगे। कान खराब है तुम्हारे, मैंने कितनी बार बोला नहा के आया करो, ऐसे ऐसे कान ऐसे ऐसे, ऐसे साफ करके नहाना है, इतने नहीं आते तुम, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के टाइम पे मल्टीपल एग्स मतलब 6 से 8 एग्स तो बने होंगे, इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लगभग लगाते हैं अराउंड 36 से ज्यादा सेल स्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यो 8 to 16 बेसिक चलता है सेल स्टेज, अभी हम चेक कर लेते हैं एक और बार। तो इसको हम रिमूव करते हैं, तो 5th स्टेप, ये 6 स्टेप हो गया। उसके बाद उसको अलग सैरोगेट मदर में डालते हैं और इससे जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, ऑफस्प्रिंग कैसे Superior. बनेंगे, सुपीरियर, राइट, superior यस। तो इसमें याद रखना कि जब हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो सीमन यूज करते हैं, तो ये सीमन किससे आता है, ये सीमन आता है फ्रॉम सुपीरियर बुल। हाँ बुल भी सुपीरियर है, अगर मैं कह रही हूँ बुल सुपीरियर है तो बुल के पास क्या क्वालिटी होगी भाई, दूध तो वो देता नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा, यस स्ट्रॉन्ग होगा, बस डिजीज फ्री तो दोनों के लिए है ना। तो इस जो टेक्निक को हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक या मौत टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, रख लिया सबने। यो चलो मैम कुछ क्वेश्चन ट्राई करें, यो मैम ये रखते हैं हम एनोटेशंस को। लेट्स सी क्वेश्चंस में हमें लिख देखते हैं हमें क्वेश्चन मिलते हैं इसके या नहीं, क्योंकि इन ब्रीडिंग वाले पार्ट तक हम अभी पहुंचेंगे नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें ना, कल पे पहुंचेंगे। तो मॉट के ऊपर मुझे ढूंढना है, वी कैन ट्राई, बस ये क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ट्राई दिस वन, ये वाला ट्राई करके देखो, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब तो ठंडा हो गया मेरा फोन। ओह सॉरी, भूल गया था मैं, नहीं तो तुम मुझे देखते रहोगे, पेपर नहीं करते तो। करो 1 मिनट है, फोन स्टार्ट कर लिया मैंने, ऐसे मत सोचना तुम, देख लो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, मतलब मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगी, हो रहा है वो। अब बताओ मैंने तुम्हें होमवर्क में क्या याद करके आने के लिए कहा था, कॉमन लिविंग। what is living व्हाट इज लिविंग, यस। लास्ट के 5 मिनट्स है ना वो हमारे, यो मैम मैम ठीक है। हाँ जी, सो ओह आई हैवंट चेक्ड, जगदीश, शिल्पी, नीलम, जगदीश, जगदीश बेटा एक बारी में दिख गया था बेटा, शगुन, रिया, प्रीति, नीता, विशाल, श्वेता, अर्चना, दीक्षा, पायल, बाकी कहाँ है, बाकी के आंसर कहाँ है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी के आंसर कहाँ है, नवप्रीत कहाँ है, सपना कहाँ गई, शगुन कहाँ गई, तान्या, विशाली, विशाल, हाँ लेखराज, गुंजन, सपना, मतलब तुमको भोग चाहिए है ना, मैडम पहले भोग दो, है ना प्रीत, दिव्या, क्वेश्चन का आंसर नहीं देती तुम,
आ जाओ। होमोजाइगस प्योर लाइन, होमोजाइगस मतलब Same breed. Same. Same. सेम से क्या मतलब है? Ma'am, उसके क्रोमोसोम सेम हो गए। same क्रोमोसोम सबके सेम होते हैं, सेम कैरेक्टर एंड ट्रेट। inside. कैरेक्टर बड़ी टर्म होती है, जैसे हेयर कलर की बात हो रही है, दैट इज अ कैरेक्टर। एक ब्राउन हेयर कलर है, एक ब्लैक हेयर कलर है, दैट इज ए ट्रेट। कैरेक्टर ट्रेट सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल में हम हमेशा ऐसे याद रखते हैं, होमोजाइगस का मतलब है अल्फाबेट। अगर हम अपनी नॉलेज के लिए, मुझे याद रखना है ना कि क्या होता है होमोजाइगस का मतलब या हेट्रोजाइगस का मतलब, तो मेरे को इतना पता है अपनी नॉलेज के लिए कि जो अल्फाबेट है वो सेम होने चाहिए, ठीक है? Yo-yo. Yo-yo, ma'am. So that is capital T है ना? That is homozygous, right? So homozygous pure line in cattle can be obtained. मुझे प्योर लाइन बनानी है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ये कहा था, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल कर देंगे तो प्योर लाइन बन जाएगी। No, ma'am. No, ma'am. अनरिलेटेड तो होने नहीं चाहिए, वो सेम No, होनी ma'am. चाहिए। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स को मेट करवाना है। No, ma'am. No, ma'am. मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को उठा के मेट करा दो, ऐसा करेंगे। प्योर लाइन बनानी है ना तुम्हें, तो बिल्कुल क्लोज वालों में, बिल्कुल क्लोज के रिश्तेदारों में, भाई बहनों में रिप्रोडक्शन करानी है। सो मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड भी सेम होनी चाहिए, और रिलेटेड इंडिविजुअल्स का मतलब है एंसेस्ट्रल सेम होनी चाहिए, है ना? यो मैम। अब इसमें कितने सेम होने चाहिए? देखो, एंसेस्टर सेम फॉर एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन। कि अगर मैं 4 to 6 जनरेशन में पीछे देखूंगी ना, तो पर दादा या पापा दादी सेम होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है? सो आंसर वुड बी डी। समझ आया? Yo-yo, ma'am. अभी जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग करेंगे ना, तब भी समझ आएगा। तो बताओ, लिख लिया आपने? मिटा दूं? Yo-yo, 1 मिनट और है। यो मैम। ठीक, चलो अब हम रिवाइज कर लेते हैं अपना 11th का। तो बताइए जी, क्या पढ़ के आए थे आज आप? What is living? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? अच्छा, ये पढ़ के आए हो, ठीक है। Yo-yo. तो Yo-yo. बहुत सिंपल है, डिबेट है, आपस में कर लो, और तुम मुझे डिसाइड करके खुद बता दो। क्योंकि मैंने कहा था ना, हम लास्ट में जो 11th का है हम पढ़ेंगे नहीं, ये रूल है हमारा, क्योंकि हम तो इतना सारा ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे उसको गेम की फॉर्म में या डिबेट के फॉर्म में। तो डिबेट ये है कि क्या नाम है मेरा? Sakshi, ma'am. ए, साक्षी नहीं हूं मैं, साक्षी हूँ। पहले तू सब चुप कर, तू ढंग से बोल। बोल। Sakshi. साक्षी, सा बोलो। कशी, क Sakshi. खा गई, ये क खा गई। साक्षी। साक्ष Sakshi. साक्षी। बेटा, आप अपनी मम्मी को बताओ आपको खाना खिलाया, आप मेरा क खा रही हो। सो क्वेश्चन बस इतना सा है क्या कि साक्षी इज लिविंग, मानते हो तुम? Yo-yo. यो मैम। तो अगर मानते हो साक्षी इज लिविंग है, कैसे प्रूफ करोगे? Ma'am, क्योंकि प्रूफ आप करो, बायोलॉजिकली प्रूफ करो। मैम क्योंकि आप मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है? Catabolic. जो हमारे अंदर। सब चुप। देखो, जो जो बोल रहा है पहले उसको बोलने दो। डिबेट इज्जत से होती है। तो किसने बोला मेटाबॉलिक प्रोसेस? शिल्पी। शिल्पी। अरे शिल्पी, वो जो चूहे काटती है। यो मैम। शिल्पी, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? मैम। मैम हमारे अंदर जो रिएक्शन जो होती हैं। ये वगैरह क्या होता है? हैं? क्या वगैरह है? ऐसी वगैरह आदत है। कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो चीजों को बनाते हैं और तोड़ते हैं? और तोड़ते हैं। तो दैट इज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक ना। एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरे सेल्स के अंदर होते हैं, इसलिए मेरे पेट में घुस के देखा कि खाना पच रहा है, तो मैं लिविंग हूँ। ऐसा शिल्पी का कहना है। बाकी बच्चे क्या बोलेंगे? दूसरा बच्चा जो कहना चाहे कि मैं लिविंग हूँ। External stimuli. ग्रोथ एक कर बोलो, मैम क्योंकि Ma'am, आप external stimuli. रीजन हो रही जो पहले अपना नाम बोलेगा उसका नाम। Pile. तमन पायल। पायल, मैम- क्यों हूँ मैं लिविंग? Ma'am, respond to external stimuli. रिस्पॉन्ड करती हूँ मैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। Yes, ma'am. कैसे? Um, व्हाट इज स्टिमुलाई?
जैसे मैम अगर आपके सामने नहीं, व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई क्या है पहले ये बता, अंडरस्टैंडिंग करनी है। इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कोई भी एक्सटर्नल एक्शन जिसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स जनरेट हो उसको स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। Yes, सिर्फ ma'am. एनवायरनमेंट नहीं है। जैसे अगर ये बुक है, मेरे सर पे कोई मारेगा तो मेरे लिए स्टिमुलस है। जैसे सूरज की रोशनी है, मेरी आईज पे पड़ेगी तो मेरी आईज ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी ताकि ज्यादा रोशनी ना पड़े। तो स्टिमुलस Yes. है कोई भी एक्सटर्नल एक्शन जो कोई रिएक्शन मेरे में जनरेट करे, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात हो रही है। हाँ बोलो, एग्जाम्पल बताओ, रिस्पॉन्ड कैसे करती हूँ मैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को? जैसे मैम आपके सामने आप चल रहे हो और आपके पैर के पास सांप आ गया और आपको दिख गया तो आप जल्दी से पीछे हट जाओगे। गलत। अगर मैं चल रही हूँ और मेरे पैर के ऊपर सांप आ गया, मैं भागती हुई जाऊंगी कहीं और। मेरे साथ हुआ है ये। मेरे घर के यहाँ सांप वाम भी निकल जाते हैं ना, बताया तो था मैंने तुम्हें। मैम मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, हाँ। तो मैं अपने फोन में जा रही थी गाने सुनते हुए, मैंने लाइट जला रखी थी सांप देखने के लिए, लेकिन मैं सुन गानों पे ध्यान था मेरा। मेरी दोस्त थी, उसने जोर से चीखा सांप है नीचे, मैं जो भाग के गई। फिर आगे जाके मैंने थोड़ी देर रियलाइज किया, मैं कब तो पीछे रह गया होगा, फिर मैंने पलट के देखा वो चला गया था। मुझे लगता है मैंने सांप डरा दिया। मैम ठीक है। रात को हाँ, रात हो रही थी उस टाइम ना, बारिशों का टाइम था। अच्छा ये बताओ, एक्सटर्नल स्टिमुलाई एज अ कैरेक्टर ले सकती हूँ मैं लिविंग के लिए, सही बोल रही है ये? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो जो भी चीज प्रूफ करती है ना कि मैं जिंदा हूँ वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने बता दिया मुझे, एक तो मेटाबॉलिक रिएक्शन और एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ना। यो मैम। एक और बता दो, 1 मिनट है अभी। मैम आप कॉन्शियस के साथ रिपोर्टिंग। ग्रोथ होती है मुझ में? लग तो नहीं रही मुझे। मैडम मिट्टी का ढेला भी तो ग्रो करता है। मैम वो एक्सटर्नली करता है। मैम एक्सटर्नली एबिलिटी टू करता है। रिपोर्ट। प्रोड्यूस। एक सेकंड सब चुप, ये किसने एक्सटर्नली करता है बोला था? नाम डरना नहीं है, बाय वन नहीं हो रहा तुम्हारा। किसने बोला था? अर्चना। अर्चना। तो वो एक्सटर्नली करता है, तो मेरे में ग्रोथ कैसी है? इंटरनली। हाँ, इंटरनल ग्रोथ है मुझ में। मेरे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं ना, तो पूरा एपिडर्मल की लेयर बनती है, इसलिए तो नए सेल आते हैं, पुराने वाले झड़ जाते हैं। तो इंटरनल ग्रोथ कैन बी अ फीचर बट नॉट द एक्सटर्नल ग्रोथ। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, वेरी गुड। ठीक है, तो 3 हम डिस्कस कर पाए। तो ये 3 के बेसिस पे आप कह रहे हो कि मैं जिंदा हूँ, राइट? यो यो मैम। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान जाती हूँ। ओके चलो, नीचे कर ले बेटा हाथ। ऑल राइट, तो कल बाकी का डिस्कस करेंगे।